नमस्कार। उत्तम एडू स्पार्क में मैं साहिल उत्तम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी टेट के लिए आज मैथ की पहली क्लास है। आज इसमें हम संख्याओं का सामान्य परिचय, संख्या चार्ट और कौन कौन सी संख्या क्या होती है ये जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो छोटी सी क्लास रहेगी, डेमो और इंट्रो की फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संख्याओं का सामान्य वर्गीकरण, इसमें कुछ विशेष चीजें हैं। जैसे सभी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के ही सभी पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की दो पार्ट किए गए, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्या को यानी रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद इसको तीन भागों में बांटा गया। इनकी परिभाषाएं मैं आगे बताऊंगा, अभी केवल चार्ट समझिए। तो परिमेय संख्या को तीन भागों में बांटा गया, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, फ्रैक्शन भिन्न, और डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। इंटीजर्स को दो भागों में, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। उसी तरह फ्रैक्शन को उचित भिन्न, अनुचित भिन्न जिसे विषम भिन्न भी कहते हैं, इसके बाद मिश्रित भिन्न। इनके और भी पार्ट होते हैं, लेकिन इतनी जानकारी आपको यूपी टेट के लिए पर्याप्त है। इसी तरह से दशमलव का शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों को दो भागों में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को छह भागों में। वैसे सामान्यतः बहुत सी किताबों में इसमें पांच भाग लिखे होते हैं, लेकिन होते छह भाग हैं। कौन कौन से? सम संख्या यानी इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, भाज्य संख्या डिविजिबल नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर एंड युग्म अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर। ये बहुत सी किताबों में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये भी उसका हिस्सा है। ठीक है, किसका? संख्याओं का हिस्सा है। ठीक, अब आते हैं परिभाषाओं पे कि कौन सी संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें संख्या की सबसे छोटी इकाई, तो संख्या की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो कहता है गणितीय मापों को व्यक्त करने वाली संख्याओं की सबसे छोटी सांकेतिक या प्रतीकात्मक इकाई अंक कहलाती है। इसे 0 से लेकर 9 तक मूल अंक होते हैं, जिनकी संख्या 10 होती है। ये कई बार टेट एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मूल अंकों की संख्या कितनी होती है। तो मूल अंक 0 से 9 तक यानी 10 होते हैं। ठीक है, इन्हीं के प्रयोग से सभी संख्याएं बनती हैं। बड़ी से बड़ी संख्या भी इन्हीं के प्रयोग से बनती है, छोटी से छोटी संख्या भी इन्हीं के प्रयोग से बनती है। ठीक, अब बात करते हैं संख्या क्या होती है। तो संख्या कहता है वे गणितीय संकेत जिनका प्रयोग गिनने, मापने, गणना आदि के लिए किया जाता है संख्या कहलाती है। वो चाहे आपकी 5 हो, चाहे 25 हो, चाहे 625 हो, 623 हो, 620 हो, मान लीजिए कोई भी संख्या 15 हो, 20 हो, 7 हो, 17 हो, 70 हो, जो भी संख्या आप लिखना चाहो वो सभी संख्याएं होती हैं। गणना के लिए प्रयोग की जाए, मापने के लिए प्रयोग की जाए, गिनने के लिए प्रयोग की जाए, संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कहता है वे संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं के योग से बनी होती हैं, इन्हें जेड से रिप्रेजेंट करते हैं यानी जेड से लिखते हैं। जेड बराबर ए प्लस बी आई लिखा होता है। बी आई आई ये जो होता है ये आयोटा होता है और इसका मान रूट के अंदर -1 होता है और यही काल्पनिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जहां बी और ए रियल नंबर होते हैं उसके साथ एक काल्पनिक संख्या जुड़ जाती है तो ये काल्पनिक संख्या हो जाती है और इन दोनों के योग से सम्मिश्र संख्या बनती है। क्लियर हुआ? आगे चले, चलिए देखिए, अब
अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो कहता है सभी प्रकार की परिमेय अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित स्वरूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वो चाहे परिमेय संख्याएं हो चाहे अपरिमेय संख्याएं हो, सभी प्रकार की संख्याओं को जब एक साथ लिख दिया जाए तो वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, या जिनका एक निश्चित मान हो या जिनकी एक निश्चित व्याख्या हो, उन सभी को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पाई भी आपका वास्तविक नंबर है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। पाई भी आपका वास्तविक संख्या है। √8, √7, 2/5, माइनस का 14, जो भी संख्या है जिनका एक फिक्स वैल्यू है वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, अगला है काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर। वे संख्याएं जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता या जिनका एग्जैक्ट मान नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, और क्या लिखा है, ये प्रायः करणीगत ऋणात्मक व्यक्त की जाती हैं। करणी के अंदर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे -2 हो गया, -7 हो गया, -17 हो गया, और ये सभी रूट के अंदर हों। लिखा है ना, -√2, -√7, -√17, ये सभी संख्याएं काल्पनिक हैं क्योंकि इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इमेजिनरी ही वैल्यू इनकी पुटअप की जाती है या कहीं पे ली जाती है, दी जाती है, जो भी आप करना चाहें। इसके बाद बात आती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर की। वे संख्याएं जिनका स्पष्ट मान निर्धारित होता है और उन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q की वैल्यू 0 ना हो। यह शर्त है, P/Q के रूप में लिखा जाए बट Q जो है वो 0 के बराबर ना हो, यानी 0 उसका मान नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे 5 हो सकता है, 12 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 9/11 हो सकता है, 0.57 हो सकता है। क्यों हो सकता है 0.57? क्योंकि 0.57 को आप लिख सकते हो 57/100, है ना। तो ये P/Q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या होती है। ठीक, आगे चलें। परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे -√3, -13। इसके बाद पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पाई P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है, परंतु ये अपरिमेय क्यों है? क्योंकि ये अशांत दशमलव व्यक्त करती है। ठीक, इसके बाद √7 हो गया, √11 हो गया, 23 हो गई, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्या के रूप में बोलते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब इसके बाद बात आता है पूर्णांक का, इंटीजर्स। सभी धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण, भिन्न और दशमलव रहित, भिन्न और दशमलव को हटाकर सभी धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -8 हो गया, -5 हो गया, माइनस वाली संख्याएं भी हो गई, 0 भी हो गया, इसके बाद प्लस वाली संख्याएं भी हो गई, ये सभी इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं फ्रैक्शन की यानी भिन्न की। किसी राशि या गणितीय माप या संख्या के बराबर बटे भागों में से कुछ भागों को व्यक्त करने वाली संख्या भिन्न होती है। कैसे होती है, जैसे समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। जैसे ये कोई मान लीजिए पूरी रोटी है, ठीक है, पिज्जा का समझ लीजिए, इसके हमने कितने खंड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए। आपको मैंने दे दिए 3, कितने दे दिए, 3 दे दिए। आपके पास ये 3 आ गए, 1 2 3, ये 3, तो आप कितना हिस्सा ले गए, तो आप कहोगे 3 आपने दिए हैं, टोटल 8 थे। तो देखो वही तो लिखा है, संख्या के बराबर बटे भागों में से कुछ भागों को, आपको जो दिया गया कुछ भागों 3 है, व्यक्त करने वाली संख्या टोटल में से जो व्यक्त की जाए वही आपकी भिन्न होती है। यानी 3/8 आपने खाया है, 3/8 हिस्सा आपको मिला है, और यही व्यक्त करना भिन्न कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें जैसे ये कोई संख्या लिखी है, ये 8 लिखा है, ये 23 लिखा है, तो ये आपका अंश कहलाता है, ये आपका हर कहलाता है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, अंश और हर होता है। ठीक, अब इसके बाद दशमलव संख्या क्या होती है,
वह संख्या जिसमें एक पूर्ण संख्या के भिन्नात्मक स्वरूप को एक बिंदु द्वारा अलग कर व्यक्त किया जाता है। जैसे भिन्नात्मक स्वरूप 3.5 लिख दिया, 6.2 लिख दिया, 6.2235 लिख दिया। इस तरह की व्यक्त करने वाली चीजें भिन्न दशमलव संख्या कहलाती हैं। जब ये आपका भिन्न को 3/8 जैसे लिखा है, 12/5 लिखा है, इसको जब दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि बिंदु लगाकर व्यक्त करें, तो इसका भाग इसमें दे दें, तो 5 दूना 10 हुआ दशमलव, फिर 2 बचेगा तो 5 चौको 20 हो गया। इसकी वैल्यू 2.4 हो गई, है ना। यही चीज दशमलव संख्या कहलाती है। आगे बात करें, आगे है प्राकृतिक संख्या। शून्य को छोड़कर वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना के लिए किया जाता है उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं, या पूर्णांक कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें शून्य नहीं सम्मिलित होता है, लेकिन शून्य से बनी संख्या सम्मिलित होती है। जैसे 1 हो गया, शून्य से बनी संख्या 20 हो गई, 55 हो गया, या मान लो ये तरह के कोई भी संख्या हो जाए, इसमें केवल शून्य सम्मिलित नहीं है। ठीक। अब पूर्ण संख्या होल नंबर, शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्णांकों को या प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें शून्य शामिल हो गया, बाकी संख्याएं भी हो गई। ठीक है, आगे चलें। चलो, आगे है आपका सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों या जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, वो संख्याएं सम संख्या कहलाती है। यानी या तो 2 से भाग चला जाए, या फिर जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हो, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, या जिनका इकाई अंक या जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये रहे आपके एग्जाम्पल। ठीक। भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे ये 4 लिखा है, तो 4 स्वयं से भी विभाजित है, 1 से विभाजित है, इसके साथ एक कम से कम यानी 2 से भी विभाजित है। तो ये कौन सी संख्या हुई? ये डिविजिबल नंबर हुआ, भाज्य संख्या हुई। ऐसे ही जैसे 6 ले लो, तो ये स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है, इसके साथ 2 से और 3 से भी विभाजित है, तो ये भी आपकी भाज्य संख्या हुई। जैसे 9 ले लो, 1 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, उसके साथ ही 3 से भी विभाजित है, तो ये भी भाज्य संख्या हुई। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, यानी या तो 1 से कट जाए या तो स्वयं से कट जाए, इसके अलावा किसी से कटे ना, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। यहां पे देखो 9 नहीं लिया गया, यहां पे 15 नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक। 2 के बारे में कहा गया, ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। याद रखिए, टेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। ठीक। आगे है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। कहते हैं ऐसी संख्या युग्म जिनका HCF सदैव 1 हो और वो क्रमागत, एक बात और होती है कि क्रमागत संख्याएं भी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो चाहे सम हो विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाज्य हो अभाज्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्रमागत, अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। और दूसरी बात यह है कि जिनका HCF 1 निकले वो भी सह अभाज्य मानी जाएंगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब युग्म अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्या युग्म जिनका अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73, 1 से 100 तक इतनी ही आपकी युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। ये याद कर लेना। वैसे तो अभी तक नहीं पूछा गया है, बट पूछा जा सकता है। बस इतनी ही संख्याएं हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक। तो ये रहा आपका संख्याओं का परिचय। अब आगे बात करते हैं
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु क्या है भाई, क्या स्मरण करना है हम लोगों को। कह रहा है किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान सदैव एक होगा। ये आप दिमाग में बिठा लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे आपको। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या में शून्य से गुणा करें या फिर किसी संख्या में शून्य से भाग दें तो उत्तर सदैव शून्य ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या में 5 इंटू 0 कर दो तब भी 0 आएगा, और यदि 0 में से 5 से भाग दे दो तब भी आपका 0 आएगा। ठीक है, वही लिखा है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करें या किसी संख्या से शून्य पर भाग दें तो उत्तर सदैव शून्य प्राप्त होगा। ठीक, ये देखो एग्जाम्पल भी लिखे हैं, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चलें। आगे है किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर, उसमें क्या था, शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर, अब ये किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर उल्टा हो गया। उत्तर सदैव अपरिभाषित प्राप्त होता है, नॉट डिफाइन प्राप्त होता है। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्यों ऐसा होता है, वो वीडियो जाके देख लेना, शॉर्ट है, मुश्किल से 30-35 सेकंड का है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी संख्या है 5/0 कर दिया तो इसका मतलब है ये नॉट डिफाइन है, अपरिभाषित है। ठीक है, अपरिभाषित है, यह ध्यान रखना। जब दो समान संख्याओं अथवा चरों पर घात अलग अलग हो और वो गुणा में रखी हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे ये x की पावर 32 और x की पावर 920 है, तो इसका मतलब है ये x की पावर 32 प्लस 920 लिखा है, जो x की पावर 952 हो जाएगा। ठीक है, नीचे संख्या देकर एग्जाम्पल दिया गया है, सेम चीज है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे है, जब दो संख्याओं समान संख्याओं पर या चरों पर अलग अलग घात हो और वो भाग में रखी हो तो घातें घट जाती हैं, गुणा में जुड़ती हैं और भाग में घट जाती हैं। वही बात है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे तो आसानी रहेगी कैलकुलेशन में। आगे है, क्या कह रहा है, किसी संख्या अथवा चर के घात के ऊपर घात लगी हो तब दो कंडीशन बनती है। जैसे आपका ये लिखा हो 5 की पावर 3 की पावर 2 और यहीं पे लिखा हो 5 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है, और इसकी पावर और लगा दो 2 या 4 कर दो। मान लो ये लिखा है, सॉरी, 5 की पावर 3 की पावर 2 और इधर लिखा हो 5 की पावर 3 ब्रैकेट की पावर 2 और ब्रैकेट लगा के इधर लगा दिया जाए पावर 4। ये दो कंडीशन बनती है, एक ब्रैकेट वाली कंडीशन, एक डायरेक्ट वाली कंडीशन। तो अगर ये बात है तो ये समझना कि अगर घात के ऊपर डायरेक्ट घात लगी हो तो इसका मतलब है इसका घात होगा। कैसे होगा, ये 5 की पावर 3 और 3 होता है 9, ये हो जाएगा। ठीक है, या 3 इंटू 3 हो जाएगा 2 बार, आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे इसमें है 5 की पावर 3, तो ये देखो x की पावर 5 की पावर 3, तो ये है x की पावर 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार गुणा किया, x की पावर 125 आया। ऐसे ये लिखा है 5 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब है ये लिखा है 5 की पावर 3 इंटू 3, तब वो जाकर 5 की पावर 9 बना है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो घातें ब्रैकेट के ऊपर लगी होती है ये गुणा में होती है। तो ये है 5 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 5 की पावर 24, ये आंसर आएगा। इस तरह का ये अंतर होता है। ठीक है, आगे है, आगे है, जब किसी संख्या अथवा चर पर घात लगी घात ऋणात्मक हो तब,
जैसे x की पावर -1 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1/x लिखा है, या 5 की पावर -1 लिखा हो तो इसका मतलब है ये लिखा है 1/5। ठीक, x की पावर -2 हो तो इसका मतलब है 1/x² लिखा है, या फिर इसको कह सकते हैं 5 की पावर अगर -2 लिखा है तो इसका मतलब है 1/5² लिखा है। ये सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, अब आगे है, जब कोई संख्या या चर पर करनी लगी हो तब, जैसे x पर केवल रूट लगा हो तो उसका मतलब है x की पावर 1/2, x के पावर क्यूब रूट लगा हो तो इसका मतलब है x की पावर 1/3, x के पास करनी में 5 रखा हो तो यानी x की पावर 1/5, x के साथ इस तरह से कंडीशन हो कि करनी में 11 हो और x क्यूब हो तो इसका मतलब है ये 1/11 लिखा है, यानी क्यूब के नीचे 11 आ जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ विशेष वाली नहीं है, बस आपको समझना है। ये 1 से 50 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्पलों में पूछा गया है। 1 से 50 तक कुछ कुल अभाज्य संख्याएं आपकी 15 होती हैं। 51 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 10 होती हैं। 1 से 100 तक इनको जोड़ दोगे तो 25 हो जाएंगी। 1 से 100 तक कुल विषम अभाज्य संख्याएं 24 होती है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है ना, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। यहां पे भाषा को समझना, कुल विषम अभाज्य पूछा है, जबकि इसमें 2 हट जाएगा क्योंकि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक, 100 से 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं। इतनी सिंपल सी बात आप लोगों को समझ आई होगी, आई होप। आगे चलते हैं, आगे ये रहा, देखिए 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं 46 होती हैं। ठीक, 1 से 100 तक गिनती में से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सभी अंक 20-20 बार आते हैं। तो यहां पे लिया कौन नहीं गया, 1 नहीं लिया गया और 0 नहीं लिया गया। तो 1 से 100 तक की गिनती में 1 21 बार आता है और 0 आपका 11 बार आता है। ये चीज ध्यान रखना, ये टेट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, टेट और सीटेट दोनों में बहुत पूछे जाते हैं। आगे क्या है, आगे ये रहा आपका 1 से 200 तक सभी अभाज्य संख्याओं का चार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप समझ आया होगा। ये डेमो क्लास थी, अब धीरे धीरे हम इस पे आगे क्लासेस दूंगा। अभी थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है तो हो सकता है 2-4 दिन क्लासेस ना मिले, ठीक है, पर मैं फ्री क्लासेस दूंगा, तो बने रहना मेरे साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।